सकता है, ये सवाल है। अब एसिडिक बफर होते क्या है? एसिडिक बफर होता है वीक एसिड और उसी वीक एसिड का कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर सॉल्ट हो, तो ये दोनों, और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वांटिटी में ले लो। हमारे पास N1 और N2 अगर मोल्स अगर इनका मान ले, N2 बाई N1 जो है 1/10 और 10 के बीच में लाई करना पड़ेगा, यानी कि N1:N2 1:10 और 10:1 के बीच में जब होगा तो हम इसको बफर बोलेंगे। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस देखें तो एसिडिक बफर कौन सा हो सकता है? यहाँ पे अगर देखूं तो 0.1 मोलर CH3COH, ये तो वीक एसिड है। 0.1 मोलर CH3CON वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये तो परफेक्ट है, ये तो डेफिनेशन ही हो गया। 0.1 मोलर NaCl ऑब्वियसली नहीं, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका कोई हाइड्रोलिसिस वाला एंगल ही नहीं होगा, तो ये एक बफर की तरह बिहेव कर नहीं सकता। 0.1 मोलर CH3CONa अकेले इसको लोगे तो ये तो बफर नहीं है ना, बस CH3CO- है इसमें, कॉन्जुगेट बेस है बेसिकली वीक एसिड का, वीक एसिड तो नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है बफर। राइट, तो 0.5 मोलर HCl प्लस 0.5 मोलर NaCl ये भी बफर नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। राइट, इससे भी कोई फायदा नहीं है, मतलब आप इसमें OH- डाल दो, HCl उसको कंज्यूम कर लेगा, तो OH- डालो तो pH बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा, लेकिन H+ डालो तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा ना, NaCl का कोई लेना देना ही नहीं है, H+OH- किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है NaCl को, वो NaCl बन के ही पड़ा रहेगा। तो HCl का अगर आप एसिड डालो इस सॉल्यूशन के अंदर, तो HCl उसके साथ तो रिएक्ट करके गायब नहीं कर सकता। एक बफर क्या होता है, H+ या OH- डालो तो उसको गायब कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है, ताकि pH बहुत ज्यादा चेंज ना हो। तो OH- डालते तो ये कंज्यूम कर लेता, लेकिन H+ कंज्यूम नहीं कर सकता, तो pH खटेगा ही खटेगा अगर ऐड करोगे, और वो भी सिग्निफिकेंटली घटेगा, तो ये भी बफर नहीं है। राइट, तो एक ही था बफर अपने पास, पहला वाला ऑप्शन ही था वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट चाहिए था हमें, जो कि है ए ऑप्शन। ओके, सवाल पढ़ लेते हैं। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। राइट, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? हमारे पास बफर सॉल्यूशन, और वो भी स्पेसिफिकली अगर एसिडिक बफर की बात हो रही है तो हमें वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट चाहिए। राइट, तो we need weak acid plus salt of that weak acid with a strong base, so that we can have weak acid as well as its conjugate base basically in solution. Right, तो ये है जो हमारे माइंड में है कि ये हमें ढूंढना है। राइट, तो एक एक करके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH वीक एसिड है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है अपने पास, तो ये तो नहीं है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन गड़बड़ हो गया। CH3CONa, राइट, अब ये CH3CONa जो है ये एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट तो है, लेकिन उसके साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड नहीं है। हमें ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के साथ वीक एसिड चाहिए था। हाँ, वो अलग बात है कि HCl और CH3CONa का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको ये मिले, बफर मिले। उसका क्या फंडा है? बेसिकली अगर आपके पास लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इसका 1 मोल होता और सॉल्ट के आपके पास 2 मोल होते, राइट, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, खुद का सॉल्ट बनाएगा और वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, तो CH3CONa प्लस HCl जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, CH3COH प्लस NaCl। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड ने खुद का सॉल्ट NaCl बनाया और वीक एसिड CH3COH को डिस्प्लेस मार दिया। तो अगर इसका 2 मोल और इसका 1 मोल होता तो HCl लिमिटिंग होता, खत्म हो जाता, और इसमें से 1 मोल बचते और 1 मोल एसिटिक एसिड मिलता, तो 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल सोडियम एसिटेट पड़ा हुआ है, तो ये बफर हो सकता था। राइट, तो ये बफर बना सकता है क्या इसका कॉम्बिनेशन? यस, लेकिन इक्विमोलर मिक्सचर में नहीं होगा। आपको एक ऐसा टाइप का मिक्सचर लेना पड़ेगा जिसमें HCl कम हो और सॉल्ट ज्यादा हो, तो आपके पास बफर बन सकता था। तो ये आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड कि इसको आंसर मान सकते हैं। आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं कि क्या इससे कोई और एप्ट, कोई और परफेक्ट आंसर है क्या। तो H2SO4 और CH3CONa, अगेन सेम स्टोरी हो गया कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के साथ सॉल्ट है।
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना हुआ है, राइट। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है अपने पास, लेकिन उसके साथ वीक एसिड नहीं है, उसकी जगह स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सेम बी वाला ही टाइप का केस हो गया। अगर आपके पास H2SO4 थोड़ा सा लिया है और उसे काफी ज्यादा अगर अपने पास सॉल्ट है, तो हमारे पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों रहेगा। तो ये भी वही वाला सीन हो गया कि ये एंटायरली राइट तो नहीं है। 1 मोलर अगर 1 मोलर मैं ले लूं तो ये सही नहीं है, लेकिन हाँ मतलब क्या इसमें से मैं बना सकता हूं कोई भी क्वांटिटी लेके, मेरी मर्जी है तो हाँ मैं बना सकता हूं इन दोनों में से भी, लेकिन परफेक्ट नहीं लगा अभी तक, राइट। लास्ट ऑप्शन अगर पढ़े तो CH3COH एक वीक एसिड है, CH3CONA वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। तो ये तो परफेक्ट है, राइट। तो ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे पास एसिडिक बफर का कि एक वीक एसिड लिया है और उसी का ही सॉल्ट लिया है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो यही है, 1:1 मोल रेशियो में आप लोगे तो ये तो परफेक्टली बफर होगा, लेकिन बाकी कोई भी बफर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट एप्ट आंसर दैट आई कैन थिंक ऑफ इज डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Consider an aqueous solution containing a weak acid CH3COH acetic acid and a strong base NaOH at 25 degrees C. Okay, this can act as an acidic buffer when, right? तो यहाँ पे हमें एसिडिक बफर चाहिए, राइट। यानी कि CH3COH जो है एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट CH3CONA स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। अगर ऐसे होता हमारे पास तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई ये एक एसिडिक बफर है। वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी मोल्स हो तो मान सकते हैं। बेसिकली इनका रेशियो, मोल्स का रेशियो 1:10 और 10:1 के अंदर होना चाहिए, राइट। यानी कि एक को जो भी चीज कम क्वांटिटी में उसके 10 टाइम्स से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए दूसरा। बेसिकली ये है लॉजिक, राइट। जो भी कम क्वांटिटी में उसके 10 टाइम्स से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए दूसरा। अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसको एक एसिडिक बफर मान सकते हैं, राइट। अब कंसिडर दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों है इसके अंदर, और इसको एसिडिक बफर कब मान सकते हैं ये है सवाल। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड इज मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, ये सच्चाई है, राइट। अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे अपने पास अगर है CH3COH, ठीक है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन में आपको मिलेगा CH3CONA और H2, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर ये लेस क्वांटिटी में होता, यानी कि ये अगर अपना लिमिटिंग रिएजेंट होता, राइट, यानी कि CH3COH एक्सेस रिएजेंट अगर होता तो रिएक्शन के बाद अपना NaOH गायब हो गया होता और इसके कुछ मोल्स बचते। लेट्स से कि इसका N1 मोल है और इसका N2 मोल है, तो इसका N1 - N2 मोल बचता, इसका पूरा N2 गायब हो जाता और एक मोल से एक मोल मिलता है तो इसका N2 मिल जाता। तो इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अपने पास एक एसिडिक बफर का स्कोप है। हाँ, वो अलग बात है कि N1 और N2 कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। दोनों में से कोई भी, मतलब एसिड बहुत कम हो गया और सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ऐसा सिचुएशन भी नहीं चाहिए, वो अलग क्राइटेरिया है। बट या एटलीस्ट अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, यानी कि मोल्स ऑफ एसिड इज मोर देन मोल्स ऑफ बेस, देन मेरे पास वीक एसिड भी बचा हुआ होगा सॉल्यूशन में और सॉल्ट भी होगा, तो एक बफर की तरह ये बिहेव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दिस कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर व्हेन, तो यहाँ पे आया अपने पास कि हाँ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड मोर देन कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो मेरे पास एसिडिक बफर बनेगा, तो ये तो सही है ही। आगे बढ़ते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर लेस है यानी कि एसिड कम बचाओ, कम मोल्स है आपके पास, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये N2 - N1 बचेगा और ये बनेगा N1, राइट। तो हमारे पास है सॉल्ट ऑफ योर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये नहीं है अपने पास एक बफर, राइट। तो ये बेसिक सॉल्यूशन ही है, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस का ही सॉल्यूशन माना जाएगा इसको एक बफर नहीं मान सकते, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, राइट। NaOH अगर ज्यादा है तो फाइनली ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो एक स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन ही मानेंगे अब। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होगा, तो दोनों गायब हो जाते, तो बस सॉल्ट बढ़ा रहता, तो ऑब्वियसली वो बफर नहीं मान सकते, तो ये भी गलत हो गया, राइट।
और एसिडिक बफर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय CH3COH एंड NaOH, ये भी गलत हो गया, राइट। ऑलवेज तो नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पे कंस्ट्रेंट है। एसिड का, वीक एसिड के मोल्स ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में, तभी हमारे पास एसिडिक बफर मिल सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 is to be prepared using CH3COH and CH3CONA. Find the concentration of sodium acetate CH3CONA to be added to a 0.01 molar solution of CH3COH so that this can be achieved, right? तो हमारे पास बेसिकली pH जो है दिया हुआ है और हमें कंसेंट्रेशन जो है इसका सोडियम एसिटेट का पूछा हुआ है, राइट। और हमें बीक एसिड का दिया हुआ है। हेंडरसन इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये है हमारे पास फॉर्मूला, राइट। और pH हमें दिया हुआ है 5.74 है। pH इज इक्वल टू pKa, pKa मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, राइट। नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो नेगेटिव लॉग लोगे तो अपने पास आएगा 5 माइनस लॉग 1.8, ठीक है। pKa का वैल्यू आएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, लॉग 1.8 0.26 दिया हुआ है, तो pKa आया 5 माइनस 0.26 यानी कि 4.74। तो pKa 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.01 मोलर, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो 5.74 माइनस 4.74 मतलब 1, यानी कि log 10 है ना, 1 होता है log 10। तो log 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय 0.01, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, log A इज इक्वल टू log B मतलब A इज इक्वल टू B, यानी कि दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, एक ही बात है। तो अपने पास आया 10 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय 0.01, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आएगा 10 इंटू 0.01 यानी कि 0.1 मोलर, राइट। तो 0.1 मोलर सॉल्ट है और 0.01 मोलर एसिड है, तो log 10 आ जाएगा ये इक्वेशन के अंदर, जो कि 1 है, और pKa तो 4.74 है, तो 4.74 प्लस 1 5.74 pH जो दिया हुआ है वो मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुड बी 0.1 मोलर विच इज ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.8 मोलर एसिटिक एसिड, के दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते थे, बाकी यहाँ पे सीधा कंसेंट्रेशन दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला अपन ले लेंगे। और pKa चाहिए, Ka दिया हुआ है, तो pKa क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, लॉग ऑफ A इंटू बी इज लॉग A प्लस लॉग B, और यहाँ पे लॉग B लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 5 माइनस 5 है, माइनस ऑलरेडी बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 5 माइनस लॉग 1.8, ठीक है। अब ये आया अपने पास pKa का वैल्यू, राइट। तो pH क्या आएगा, pH इज इक्वल टू pKa 5 माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1.2, और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब CH3CO माइनस का चाहिए बेसिकली, वो 1.2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्ट के अंदर एक एसिटेट और एक Na प्लस है, तो जितना 1.2 मोलर सॉल्ट है तो 1.2 मोलर एसिटेट का भी हो गया, तो लॉग ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, राइट। तो 0.8 और 1.2 देखते ही समझ में आ गया, ये तो 1.5 है, राइट। 3/2 है 1.5, राइट। इनफैक्ट 3/2 ही लिख देते हैं क्योंकि log 3 और log 2 हमें मालूम है ना, या फिर 1.5 जो भी, राइट। तो ये आया अपने पास log ऑफ 1.5, राइट। तो ये log A माइनस log B दिख रहा है यहाँ पे, log A बाई B लिख सकते हैं अपन, तो ये आएगा अपने पास 5 प्लस लॉग ऑफ A बाई B, राइट। तो ये दिख रहा है आपको 5/6 है, राइट। तो 0.3 इंटू 5 1.5 हो गया, 0.3 इंटू 6, तो ये लॉग ऑफ 5/6 हो गया, ठीक है। अब ये log 5/6 का क्या करोगे, राइट। तो log 5 तो आसान है, log 5 तो लिख दिया log ऑफ 10/2,
तो log of 10 माइनस log of 2, log of 10 हो गया 1, log 2 हो गया 0.3, तो ये हो गया 0.7, राइट। तो log 6 के लिए क्या करेंगे, log 6 को लिख दिया log of 2 into 3 यानी कि log 2 प्लस log 3 यानी कि 0.3 प्लस 0.48। log 2 और log 3 याद रखो, ठीक है। तो log 2 is 0.3, log 3 is 0.48, तो ये आ गया अपने पास 0.78, राइट। तो यहाँ पे क्या आया था, pH इज इक्वल टू 5 प्लस log ऑफ 5/6 यानी कि log 5 माइनस log 6, ठीक है। तो ये आया अपने पास pH का वैल्यू आएगा 5 प्लस log 5 माइनस log 6 यानी कि 5 प्लस 0.7 माइनस 0.78 जो कि आएगा 4.92, right? 4.92 is the answer that I'm expecting. Looking at the options, correct answer is obviously A option. Okay, question बढ़ लेते हैं. Which of the following represents the correct relationship for an acidic buffer at 25 degrees C? Right? तो ये तो डायरेक्ट ये हेंडरसन इक्वेशन है, हमें पता है, राइट। तो अगर एक एसिडिक बफर है यानी कि एक वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, राइट, तो हमारे पास बेसिकली A माइनस और HA दोनों हम ऐड कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं बफर के अंदर, तो ये दोनों अपने पास है, H प्लस अलग से है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास KA इज इक्वल टू A माइनस इंटू H प्लस डिवाइड अप बाई HA आएगा, राइट। अब नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड में, तो नेगेटिव लॉग KA इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA, राइट, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आएगा, राइट। नेगेटिव लॉग ले लिया और लॉग ऑफ A इंटू बी को लॉग A प्लस लॉग B लिख दिया राइट साइड के लिए, तो अपने पास आया ये, राइट। अब इसकी अगर बात करूं तो ये तो PK है और नेगेटिव लॉग H प्लस होता है PH, तो इस चीज को दूसरे साइड पे ले जाओ तो अपने पास आएगा PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, anion of the salt rather, right, A minus divide up by concentration of the acid. ये है हमारे पास हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। और यहाँ पे अगर देखें pH is equal to PK plus log of concentration of anion of salt divided up by the concentration of the acid. Exactly हमें जो चाहिए था A माइनस का concentration divided up by HA का concentration का log लेना था और ये ऐड करना था PKA के साथ, तो हमारे पास pH आता। तो this is exactly what we had written, so this is our right answer. pH is equal to PKB plus log of cation of salt by acid, नहीं, right, cation of salt का हमें कोई लेना देना ही नहीं है, cation आएगा NaOH से, right, CH3COH है, NaOH के साथ CH3CO Na है, सॉल्ट अपना CH3CO Na है जिसमें Na प्लस कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, उसका कोई हाइड्रोलिसिस होगा भी नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे हमें एनायन से मतलब है, A माइनस से मतलब है, राइट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। pH इज इक्वल टू PK, हाँ POH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ एनायन अपॉन एसिड, गलत हो गया, POH नहीं, ये PH होता तो सही होता, राइट। pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ कैटायन बाय एसिड, ये भी गलत हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट इक्वेशन हेंडरसन इक्वेशन का ही इंटरप्रिटेशन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आपको ये क्लैरिटी आए कि एनायन ऑफ सॉल्ट से मतलब है, मुझे A माइनस से मतलब है, ठीक है। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट है जैसे फॉर एग्जांपल CaCH3CO होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट टाइप का होता तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन नहीं है जो हम यूज करेंगे, हमें एसिटेट का चाहिए जो कि डबल होगा। अगर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन C होता तो ये एसिटेट एलोन का कंसेंट्रेशन 2C होता, क्योंकि एक एक दिख रहा है, सो कैल्शियम ऑक्सलेट से कैल्शियम एसिटेट से आपको दो दो एसिटेटाइंस मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन C होता तो एनाइन का कंसेंट्रेशन 2C होता। तो आपको ये याद रखना है ये ऐसे फॉर्म में, ताकि कोई कभी गलत करने का अपॉर्चुनिटी ना मिले आपको, राइट। तो कभी गलत ना करें, इसलिए ये फॉर्मेट भी आपको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ, राइट। सो या व्हाट वाज आवर फाइनल आंसर, आवर फाइनल वाज A ऑप्शन, pH is equal to PK plus log of concentration of anion divided by concentration of the weak acid, ठीक है, which is A option. Okay, simple question based on buffer here. 8 grams of NaOH was dissolved in 1 liter of a solution containing 1 mole of acetic acid and 1 mole of sodium acetate. Find the pH of the resulting solution. Dissociation constant for acetic acid is ये आपको Ka दिया हुआ है,
ओरिजिनली हमारे पास 1 मोल थे दोनों के, तो बफर सॉल्यूशन था पहले से ही, और बफर के अंदर इक्विलिब्रियम क्या है अपने पास, CH3CO। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो आप NaOH ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो CH3COH प्लस NaOH गिविंग अ CH3CONa प्लस H2, राइट, सॉल्ट एंड वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो यहाँ पे चल रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, ठीक है। अपने पास 1 लीटर था पहले, राइट, उसमें 8 ग्राम NaOH आपने डाला है। 1 लीटर था और उसके अंदर थे 1 मोल CH3COH और 1 मोल CH3CONa, राइट। तो ये ओरिजिनली तो 1 1 थे, ठीक है, और आपने NaOH कितना ऐड किया, NaOH आपने ऐड किया 8 ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाय NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1, राइट, विच इज व्हाट 40, राइट। तो 8/40 यानी कि 0.2, 1/5, 0.2 मोल आपने ऐड किया है NaOH का, तो 0.2 मोल है NaOH का। CH3CO Na ऑलरेडी है, राइट, 1 मोल पड़ा हुआ है, राइट। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू t पे, यानी कि रिएक्शन होने के बाद ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है 1:1 मोल रेशियो है, तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो जाएगा। 1 में से 0.2 मोल का रिएक्शन हो जाएगा, 0.8 मोल बचेगा एसिड का, राइट। और ये 0.2 मोल NaOH 0.2 मोल CH3CON देगा, राइट, 1 मोल NaOH से 1 मोल सॉल्ट मिल रहा है, तो 0.2 से 0.2 मिलेगा। 1 मोल पहले से ही था, अभी 0.2 और आ गया, तो 1.2 हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अपने पास एट दिस पॉइंट सॉल्ट बढ़ गया है, एसिड थोड़ा सा कम हो गया है। अपन अभी क्या करेंगे, ये सब कुछ 1 लीटर सॉल्यूशन में ही था, तो ये कंसंट्रेशन मान लो, मोल्स ले लो, एक ही बात है। हमारा हेंडरसन इक्वेशन इज pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसेंट्रेशन की जगह इसमें सीधा नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, एक ही सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो pH आएगा अपने पास pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। pK नहीं पता लेकिन Ka दिया हुआ है, तो pK क्या आएगा अपने पास कि pK विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 into 10 to power minus 5. Log of a into b is log a plus log b. तो माइनस लॉग 1.8 माइनस लॉग 10 to power minus 5 आएगा। log 10 to power minus 5 is minus 5, ठीक है, minus 5 log 10 minus 5, राइट। तो माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, ठीक है। ये है pK का वैल्यू, हमें चाहिए हाँ pH, राइट। तो हमारे पास pH आएगा 5 माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स आया था 1.2 और एसिड का आया था 0.8, राइट। तो लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, कंसेंट्रेशन भी यही है वो अलग बात है, बट नंबर ऑफ मोल्स लेके चलो, ये हमेशा बेटर है, राइट। तो ये 1.2 बाई 0.8 आपको दिख रहा है 1.5 आ गया, तो ये आएगा हमारे पास 5। देखो log a माइनस log b होता है log a बाई b, ठीक है। तो इसको मैं log 1.5 माइनस log 1.8 की तरह सोच सकता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस log ऑफ 1.5 बाई 1.8, ठीक है। ये क्या आएगा log a बाई b इज log a माइनस log b ना, तो log 1.5 माइनस log 1.8 आता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ ही है, राइट। तो ये आप लिख सकते हो इसको 5/6, राइट। 0.3 into 5 is 1.5, 0.3 into 6 is 1.8, तो ये आया अपने पास log 5 माइनस log 6, ठीक है। log 5 क्या बोल सकते हैं, log 5 होगा log of 10/2, log of 10 माइनस log of 2, log 10 is 1, 1 माइनस log 2, तो ये 1 माइनस log 2 इक्वल टू 0.3 आ गया, राइट। नहीं 1 माइनस 0.3 है तो 0.7 आ गया, तो log 5 is 0.7, और log 6 log of 2 into log of 2 into 3 है, तो log 2 प्लस log 3 है, तो ये log 2 प्लस log 3 आएगा अपने पास 0.3 और 0.48 मिला के 0.78, ठीक है। तो ये log 5/6 क्या आएगा, log 5 माइनस log 6, राइट, log 5 माइनस log 6, तो अपने पास pH आएगा 5 प्लस log 5 माइनस log 6, तो ये आया अपने पास 5 माइनस 0.08 जो कि है 4.92, राइट। तो लुकिंग एट दी ऑप्शंस, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 4.92। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
A 1 liter aqueous solution is made by mixing NH4OH and HCl, right? This can act as a basic buffer when, right? तो ये basic buffer कब हो सकता है? अब basic buffer क्या है? Basic buffer is supposed to be a mixture of a weak base and the salt of this weak base with a strong acid, right? तो अगर अपने पास वीक बेस है और उसके साथ ही साथ उसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट अगर है, दोनों अगर है और दोनों सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में है, तो हम उसको एक बेसिक बफर मान सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है दो चीजें, एक है NH4OH और है दूसरा HCl, राइट? तो एक वीक बेस है NH4OH और हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलेगा NH4Cl प्लस H2O, राइट? अब थिंक अबाउट दिस, अगर HCl आपके पास बहुत ज्यादा होता, राइट, यानी कि NH4OH अगर आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता तो ये तो खत्म हो जाता, राइट? NH4OH अगर खत्म हो गया तो वीक बेस बचा नहीं है, वीक बेस बचा नहीं है तो अपने पास ऑब्वियसली बेसिक बफर नहीं मान सकते। तो ऑब्वियस सी बात है HCl को लिमिटिंग रिएजेंट होना पड़ेगा। उससे क्या होगा सोचो, लेट्स से कि आपके पास है HCl है लिमिटिंग रिएजेंट, लेट्स से आपके पास N2 मोल है और इसका N1 मोल है एंड N1 इज लेट्स से ग्रेटर देन N2, राइट? तभी HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो HCl खत्म हो जाएगा और इसका NH4OH का बचेगा N1 माइनस N2 और एक HCl एक सॉल्ट दे रहा है तो N2 से आपको N2 मिल जाएगा, राइट? तो इस केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बचा नहीं है, वीक एसिड के थोड़े बहुत मोल्स हैं और वीक बेस के थोड़े बहुत मोल्स हैं और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट भी थोड़े बहुत अपने पास पड़ा हुआ है। तो ये एक परफेक्ट बेसिक बफर वाला सिचुएशन आता। तो हमें क्या चाहिए कि HCl कम हो और NH4OH ज्यादा हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर अपने सॉल्यूशन में HCl का कंसंट्रेशन कम है और NH4OH का ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी NH4OH का ज्यादा होगा और रिएक्शन के बाद NH4OH भी बचेगा और NH4Cl भी होगा और अपने पास एक बेसिक बफर आएगा। तो रीड करते हैं ऑप्शंस वन बाय वन। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस इज मोर देन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, राइट? ये अगर सेटिस्फाई होगा तो वीक बेस भी बचेगा, सॉल्ट भी होगा, तो एक बफर की तरह काम करेगा। बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस इज लेस देन दैट ऑफ HCl। यहाँ पे देख रहे हो, लेस देन HCl, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ HCl। मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH इज आल्सो लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। इस केस में क्या होगा? HCl बचेगा, NH4Cl तो होगा बट HCl बचेगा। NH4Cl और HCl के कॉम्बिनेशन को अपन बेसिक बफर नहीं बोलते, हमें वीक बेस प्लस वीक बेस का सॉल्ट चाहिए था, तो ये केस भी बफर नहीं होगा। फिर सी वाले में दिया हुआ है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इस केस में क्या होगा? अगर दोनों इक्वल होते तो ये भी खत्म होता, ये भी खत्म होता, बस अपने पास एक NH4Cl टाइप का एक सॉल्ट पड़ा हुआ होता जो कि एक एसिडिक सॉल्ट होता, बफर नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया। बेसिक बफर इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम NH4OH एंड HCl, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, राइट? तो यहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In which of the following conditions a mixture has the ability to act as an acidic buffer, right? तो ये एसिडिक बफर हमें पता है हमेशा नहीं, मतलब एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, राइट? उसी वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लो, बेसिकली वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हमें चाहिए, राइट? ये है तो हमारे पास बफर की पॉसिबिलिटी है। और इसमें भी स्पेसिफिकली हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड शुड लाई बिटवीन 1/10 एंड 10। बेसिकली जो भी कम है, राइट, लेट्स से कि सॉल्ट कम है या एसिड कम है, जो भी कम है वो उसका 10 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूसरा। बेसिकली अगर एक का 1 मोल है तो दूसरे का 10 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? या फिर अगर मतलब एक का अगर 10 मोल है तो दूसरे का 1 मोल से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली इनका रेशियो 1:10 10:1 के बीच में होना चाहिए। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये उल्टा भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/10 के बीच में होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है, राइट? जो भी हो, जो भी छोटा नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसके 10 टाइम्स से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए दूसरा, ठीक है? ये है आइडिया।
तो यहाँ पे अपन देखें 1 by 1 ऑप्शंस, एसिटेट बाय एसिटिक एसिड शुड बी लेस देन 0.1, गलत है, 0.1 से नीचे नहीं हो सकता, 0.1 से नीचे हो गया मतलब एसिटेट बहुत कम है और एसिड बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं पसंद है हमें। हमें क्या चाहिए, एसिटेट बाय एसिड 0.1 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। ठीक है, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो एक का और दूसरे का नंबर ऑफ मोल जो है काइंड ऑफ कंपेरेबल होंगे, ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, बाकी सॉल्ट बाय एसिड ये या कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड जो है ग्रेटर देन 10, ये भी गलत हो गया, ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 10 पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है एसिड कम है, ऐसा वाला सिचुएशन, लेट्स से कि 20 मोल सॉल्ट है और 1 मोल एसिड है। ठीक है, तो रेशियो जो है ग्रेटर देन 10 आ गया, और यहाँ पे अपन बफर नहीं मान सकते, वहां पे आप उसको बस सॉल्ट मानोगे। ठीक है, एसिड बहुत कम क्वांटिटी में तो उसको भी बफर की तरह नहीं काउंट करेंगे, राइट। नन ऑफ दीज तो ऑब्वियसली नहीं है। बेस्ट चीज जो हमें चाहिए, जो आपको याद भी रखना है, वो क्या है, सॉल्ट और एसिड का रेशियो 1/10 और 10 के बीच में होना चाहिए, जो कि है बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। इट सेज इफ 0.01 moles of NaOH is added to a 1 liter solution of a basic buffer having pH is equal to 8.7, wow, the pH changes to 9. Okay, calculate the buffer capacity of the buffer, right? तो buffer capacity, right, is what is asked. buffer capacity का फॉर्मूला, right, क्या होता है कि आप क्या buffer capacity के लिए बोल सकते हो, buffer capacity is number of moles added upon change in pH, right? Number of moles of strong acid or strong base added upon change in pH. Basically buffer capacity होती है how many moles of H plus or how many moles of OH minus should I add so that the pH changes by 1. H plus add करोगे तो pH decreases by 1, OH माइनस ऐड करोगे तो pH इंक्रीजेस बाय 1। तो हमें कितना मोल H प्लस या OH माइनस ऐड करना है ताकि pH चेंजेस बाय 1, ये है हमारा बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन, एंड इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। ठीक है, इतने मोल्स पे इतना चेंज इन pH आया, कितने बफर कैपेसिटी जितना मोल्स ऐड करोगे तो एक pH चेंज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय डेल्टा pH आपको मिल जाएगा, राइट। तो बफर कैपेसिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड अपॉन चेंज इन pH। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनली pH 8.7 था, बाद में 9 हो गया, राइट। आपने OH माइनस ऐड किया, NaOH ऐड किया, मतलब OH माइनस ऐड किया, pH बढ़ना ही था, राइट। pH बढ़ेगा बेसिक जैसे जैसे होता जाएगा। तो ये अपने पास 0.3 से pH चेंज हुआ है, राइट। सो डेल्टा pH आया अपने पास 9 माइनस 8.7 विच इज इक्वल टू 0.3। एंड हाउ मेनी मोल्स डिड आई ऐड, जितने मोल NaOH के उतना ही OH माइनस भी होगा, एक NaOH से एक Na प्लस एक OH माइनस ही तो मिलता है, तो 0.01 मोल से 0.01 मोल ही मिला होगा, तो नंबर ऑफ मोल से 0.01, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें बफर कैपेसिटी चाहिए, देयरफॉर बफर कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.3, ये क्या होगा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 1/30, 1/3 होता है 0.33, डिवाइडेड बाय 10 और कर दो तो अपने पास आएगा 0.033, राइट। तो 0.033 is what I am expecting and that is obviously B option.